नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14। धारा 14 बताता है मन, शरीर की दशा और शारीरिक की संवेदना। मन की दशा क्या है? आशय है, ज्ञान है, उतावला है, उपेक्षा है, सद्भाव है, सदिच्छा है। इसका साक्ष्य कैसे सुसंगत होता है? इसका साक्ष्य कैसे दिया जाएगा? क्या सभी ज्ञान, क्या सभी आशय, क्या सभी उपेक्षा या उतावला जो है, आया क्या आशय, क्या सभी आशय जो हैं सुसंगत हैं? इसके बारे में बताता है कि कौन सी आशय और कौन सी उसकी जो ज्ञान है वो सब सुसंगत हैं। तो वो बात बताते हैं, धारा 14 बताता है। धारा 14 अब क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। तो धारा 14 की जो परिभाषा बताता है उसको हम लोग देखते हैं। धारा 14, मन शरीर की दशा या शरीर की संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। मतलब क्या है? शरीर की संवेदना और मन की दशा को जो तथ्य बताता है वो सभी तथ्य सुसंगत होंगे, उसके बारे में बताता है। अब देखते हैं क्या बोलते हैं आगे धारा। मन की कोई भी दशा, देखिए मन की कोई भी दशा जैसे क्या है? आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावला, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाला, अथवा शरीर की, अथवा जो है क्या है, शरीर की या शरीर की संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत है। मतलब ये धारा जो बताता है सभी चीज़ को सुसंगत बताता है। ज्ञान को, आशय को, सद्भाव को, उपेक्षा, उतावला या किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति कोई वैमनस्य से दुश्मनी रखते हैं उसको भी क्या बताता है? सुसंगत बताता है। सदिच्छा को भी सुसंगत बताता है। शरीर की दशा जो रहता है, शरीर की संवेदना जो बॉडली फीलिंग रहता है, जो बॉडली स्टेट ऑफ बॉडी रहता है, उसको भी क्या वो सुसंगत बताता है। अब आगे क्या बोलते हैं वो धारा देखते हैं। जबकि ऐसी मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना की ऐसी दशा का अस्तित्व विवाद्य या सुसंगत है। तो क्या है बताता है? दो चीज़ बताता है। जब क्या ऐसी कोई विवाद्य हो या वो सुसंगत हो। तो सुसंगत की धारा जो बताता है, कौन कौन से लेकर धारा है? सुसंगत से लेकर 6 से लेकर 55 तक क्या है? जितने भी ये धारा इसके अंतर्गत कोई भी अधिक चीज़ आ जाती है तो वो क्या है? सुसंगति होती है और उसकी साक्ष्य दिया जा सकता है, तो वो सुसंगत होता है। और विवादक वो होता है जिसके बारे में पक्षकार में विवाद है, तो वो दो चीज़ों के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है धारा 5 के अकॉर्डिंग। तो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य, जबकि ऐसी मन की, शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व क्या विवादक हो या सुसंगत हो। तो ये जो धारा बताता है वो बहुत विस्तृत धारा है। इसमें क्या सभी प्रकार के आशय, सभी प्रकार के ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, इसका साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये जो धारा बताता है बहुत विस्तृत कर दिया गया है इस जो धारा में। उसकी ज्ञान, उसकी आशय, उसकी सब किस प्रकार की उसकी आशय को कहाँ तक हम लोग क्या सुसंगत मानेंगे, तो उसके बारे में जो स्पष्टीकरण दे रखे हैं वो स्पष्टीकरण में बहुत ही क्या है, इस धारा के जो है क्षेत्र को है पाबंद लगा दिया गया है। जो धारा स्पष्टीकरण 1 में। अब स्पष्टीकरण 1 क्या बोलते हैं उसको एक बार पढ़ने के प्रयास करते हैं, फिर उसको समझेंगे। इसको एक बार पढ़ने से आसानी से समझ में नहीं आने वाला है, वो ऐसी स्पष्टीकरण है। देखते हैं। जो तथ्य इस नाते सुसंगत है कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है। देखिए, जो नाते इस नाते सुसंगत हैं कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है। मन की कोई क्या है? सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है। जैसे कि ज्ञान, आशय, सद्भाव, उपेक्षा, उतावला, ये सब चीज़ है उससे यह दर्शित होना चाहिए कि मन की वह दशा साधारण नहीं है। मतलब क्या है? वो जो दशा है वो साधारण नहीं होना चाहिए, अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में हो। मतलब जिसके बारे में विवाद है उसी के बारे में उसकी क्या है? मन की दशा जो भी है, जैसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, सदिच्छा, ये सब क्या है? विशिष्ट प्रश्नगत क्या है? मतलब जिसके बारे में क्या है उसके बारे में केस चल रहा है उसी के बारे में वो क्या है? उसकी मन की दशा हो, आशय हो, ज्ञान हो, विशिष्ट क्या है? वह प्रति वैमनस्य हो, उपेक्षा हो, उतावला हो। तो क्या है? प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में। यहाँ से देखेंगे अपितु से, अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में हो। मतलब क्या है? जब उसकी हम लोग साक्ष्य देंगे
आशय की, ज्ञान की, सद्भाव की या उपेक्षा के तो क्या है, और जिसके बारे में प्रश्नगत है तो उसी के बारे में उसका क्या विशिष्ट आशय था, क्या उसका विशिष्ट ज्ञान था, ये सब चीज़ हम लोग देंगे। क्या है, हम लोग इसके बारे में साक्ष्य नहीं दे सकते हैं कि वह कि मन की दशा साधारण थी, इसके बारे में हम लोग साक्ष्य नहीं देंगे। इसके बारे में हम लोग देखेंगे दृष्टांत जितने हैं ड से लेकर त तक जितने भी दृष्टांत है वो इस स्पष्टीकरण को एकदम से स्पष्ट करता है। ये जो दृष्टांत है उसको हम लोग देखेंगे आगे। दूसरा स्पष्टीकरण दिया रखा है उसको हम लोग देखते हैं। किंतु जबकि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत है, मतलब जो कोई पहले अपराध किया गया है वो क्या है, सुसंगत है, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दुष्सिद्धि भी सुसंगत होगी। मतलब यह क्या है, पूर्व दुष्सिद्धि भी सुसंगत बताया गया है। अब देखिए जो क्या है, कोई भी कोर्ट को पूर्व दुष्सिद्धि के बारे में साक्ष्य नहीं लेने दिया जाएगा कि वो तो अपराधी पूर्व दुष्सिद्धि हैं, लेकिन उसका साक्ष्य कब लिया जाता है वो ये स्पष्टीकरण में बताया गया है कि जब पूर्व दुष्सिद्धि का साक्ष्य कब लिया जाएगा। तो वो कब, कौन सी परिस्थिति है जिसमें पूर्व दुष्सिद्धि का साक्ष्य लिया जाएगा। अभियुक्त व्यक्ति के विचारणा में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का विचारण पहले कभी किया जाना सुसंगत है, तब कि पूर्व दुष्सिद्धि भी सुसंगत तथ्य होगी। मतलब जब क्या है, किसी अपराध की पूर्व दुष्सिद्धि का सुसंगत साक्ष्य लेगा तब वो क्या है, वो एक बुरे सील के साक्ष्य रहता है। पूर्व दुष्सिद्धि रहता है जो बुरे सील के साक्ष्य रहता है। लेकिन जब कोई अभियुक्त है अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र को अच्छे सील के रूप में जब उसका साक्ष्य दिया जा सकता है तो अभियोजन के द्वारा ऐसे व्यक्ति की बुरे सील के साक्ष्य भी दिया जा सकता है। तो ये क्या है, जब ऐसे व्यक्ति बुरे सील के साक्ष्य दिया जाएगा तो जो पूर्व दुष्सिद्धि है उसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये स्पष्टीकरण बताता है 2। अब इस पूरे धारा में हम लोग देखेंगे कि क्या आशय, ज्ञान, सद्भाव, सद इच्छा, ये जो साक्ष्य है कहाँ तक ये दिया जा सकता है, कहाँ तक इसकी जो साक्ष्य की सुसंगति के बारे में है। तो ये जो धारा के स्पष्टीकरण में इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, पाबंद लगा दिए गए और उसको धारा की क्या है कि प्रश्नगत विशिष्ट विषय तक ही सीमित रखा गया है। तो अब ये धारा के स्पष्टीकरण को हम लोग बाद में समझते हैं। पहले इस जो ज्ञान, आशय, सद्भाव उसके बारे में जो स्पष्टीकरण में दृष्टांत में दे रखा है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ज्ञान के बारे में जो दृष्टांत दे रखा है, क ख दे रखा है और दे रखा है इसमें, लेकिन हम लोग जो देखे हैं क और ख को देखते हैं जो ज्ञान के विषय के बारे में बताता है। तो हम लोग जो दृष्टांत पढ़ते हैं वो देखते हैं क्या है दृष्टांत क और ख। दृष्टांत कब बताता है, क जो चुराया हुआ माल यह जानते हुए वह चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है। क जो है माल को चुराया हुआ जानते हुए भी प्राप्त करने का अभियुक्त है। यह साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई चीज़ थी। मतलब अभियोजन के द्वारा साबित कर दिया गया है कि जब वो अभियुक्त है का उसके कब्जे में चुराई हुई वस्तु विशिष्ट थी। यह तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में कई अन्य चुराई हुई चीज़ें थी, यह दर्शित करने की प्रेरित रखने वाला होने के नाते सुसंगत है कि उसके कब्जे में उनमें से हर एक सब के बारे में वह जानता था कि वह चुराई हुई है। तो ये जो दृष्टांत का बताता है कि क्या अभियुक्त है जो उसके कब्जे में क्या है, चुराई हुई चीज़ पाया जाता है। अब उसके बारे में ये तो अच्छा, उसके ज्ञान को कैसे साबित करेंगे कि वो जितने भी हैं वो चोरी का ज्ञान रखता था, चोरी के आशय से उसके जो चुराई हुई संपत्ति उसको प्राप्त किया है। तो वो जो क्या है अन्य अवसर में भी वैसी चुराई हुई चीज़ों को भी क्या है प्राप्त करने के अभियुक्त रहा है। तो उसके जो ज्ञान है उसको कैसे साबित करेंगे कि अन्य अवसर में भी इसने ऐसी वस्तु को चुराए हुए हैं उसको प्राप्त किए हैं। देखिए यह तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में कई अन्य चुराई हुई चीज़ें थी, यह दर्शित करने की प्रवृत्ति रखने वाला होने के नाते सुसंगत है। मतलब कई अन्य वस्तु भी उसके सामने क्या है चीज़ें थी, तो सुसंगत है कि चीज़ें उसके कब्जे में थी, उनमें से हर एक और सब के बारे में वह जानता था कि वह चुराई हुई थी। मतलब अन्य अवसर में भी उसके पास क्या है
चुराई हुई चीज़ें रखता था, इस नाम से वो क्या है, वो ज्ञान था उसको उस चीज़ के बारे में कि वो चुराई हुई वस्तु है। अब इसी के बारे में दृष्टांत खत दिया रखा है, उसको हम लोग देखते हैं। का पर किसी अन्य व्यक्ति को कूटकृत सिक्का कपटपूर्वक परिधान करने का अभियोग है, जिसे वह परिधान करते समय जानता था कि वह कूटकृत है। मतलब देखिए क्या है, का जो है कूटकृत सिक्का को किसी व्यक्ति को परिधान करने के लिए क्या है, अभियोगी है। और वो जिसे वह जानता था कि वह कूटकृत है, वो जिसे वह जानता था कि वह कूटकृत है। अब आगे जो कहता है दृष्टांत, यह तथ्य कि उसके परिधान के समय क के कब्जे में वैसे दूसरे कूटकृत सिक्के हैं सुसंगत है। अब देखिए वो तो जानता था है ना कि वो उसके कब्जे में कूटकृत सिक्का रखा है, लेकिन वैसी कूटकृत सिक्के अन्य क्या है, अन्य अवसर में भी उसके पास वैसे कूटकृत सिक्के थे जिसके बारे में वो जानता था कि वह कूटकृत सिक्का है। तो क्या है, उसको उस व्यक्ति को वो जानकारी था कि वो सिक्का कूटकृत था, उस व्यक्ति को ज्ञान था कि वो सिक्का कूटकृत था। तो उसके ज्ञान को साबित करने के लिए कौन से तरीके के अन्य अवसर में भी इसने ऐसी कूटकृत सिक्के रखा हुआ था, तो उसे उस बात की जानकारी था। वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे आकस्मिकता वो कूटकृत सिक्का प्राप्त हुआ था, मुझे जानकारी नहीं था। तो ये उसको साबित करने के लिए उसको ज्ञान था कि वो क्या साबित कर सकता है कि अन्य अवसर में भी इसने ऐसी कूटकृत सिक्के को प्राप्त किया था। तो ये उसको जानकारी है, उसके ज्ञान था, ऐसे चीज़ को साबित किया जा सकता है कि अन्य अवसर में भी उसने वो कूटकृत सिक्का था सुसंगत। यह तथ्य कि एक कूटकृत सिक्कों को यह जानते हुए वह सिक्का कूटकृत है, उसे असली के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को परिधान करने पहले भी दोष सिद्ध हुआ था, ये भी सुसंगत है। मतलब क्या है, पहले भी उसकी दोष शुद्धि क्या है, सुसंगत है कि इसने अन्य अवसर में भी कूटकृत सिक्के के लिए इस प्रकार परिधान किया था। अब जो अगला देखते हैं वैमनस्य का जो दृष्टांत देख रहे हैं उसका देखते हैं कि क्या है, वैमनस्य कैसे होता है, उसको हम लोग देखने के प्रयास करते हैं। तो ये है ज्ञान के बारे में। अब हम लोग देखते हैं वैमनस्य के बारे में। वैमनस्य के बारे में जो दृष्टांत दे रखे हैं उसको देखते हैं। क पर ख की ख्याति को अपहानि करने के आशय से एक लांछन प्रकाशित करके ख की मानहानि करने का अभियोग है। यह तथ्य कि ख के बारे में क ने पूर्व प्रकाशन किए जिनसे ख के प्रति क का वैमनस्य दर्शित होता है, इस कारण सुसंगत है कि उससे प्रश्नगत विशिष्ट प्रकाशन द्वारा ख की ख्याति की अपहानि करने का क का आशय साबित होता है। देखिए यहाँ पर जो क है, ख की ख्याति को अपमानित करने के आशय से एक लांछन प्रकाशित करता है, ख की मानहानि करने का अभियोग है। अब इसको कैसे साबित करेंगे कि क्या है, तो इस तथ्य को साबित करने के लिए है यह तथ्य कि ख के बारे में क ने पूर्व प्रकाशन किए हैं, क ने पूर्व प्रकाशन भी किए हैं जिससे ख के प्रति क का वैमनस्य दर्शित होता है कि इसने जो है क ने पूर्व में भी क के प्रति ऐसी वैमनस्य भरी प्रकाशन किया था जिससे उसके क्या है, उसकी वैमनस्य के प्रति उसकी जो है दिखता है वैमनस्य, इस कारण वो सुसंगत है कि उससे प्रश्नगत विशिष्ट प्रकाशन द्वारा ख की ख्याति का अपहानि करने का क का आशय साबित होता है। मतलब क्या है, जब बार बार प्रकाशन करेगा, एक बार चलो गलती से भूल से हो जाता है, लेकिन क्या है वो पूर्व में भी ऐसी प्रकाशन किया हुआ है, तो क्या है उसकी ऐसी क्या है, उसकी वैमनस्य दिखाई देता है कि उसने उस व्यक्ति के प्रति वैमनस्य भरी प्रकाशन किया है। अब देखते हैं सद्भाव का जो दृष्टांत दे रखे हैं उसको हम लोग देखते हैं। सद्भाव का दृष्टांत च में दे रखा है, उसको हम लोग देखने के प्रयास करते हैं। ख द्वारा क पर यह वाद लाया जाता है कि ग के बारे में क ने ख से कपटपूर्वक व्यपदेश किया था। एक व्यक्ति है, देखिए ख द्वारा क पर वाद लाया जाता है, यहाँ क पर वाद लाया जाता है, इस पर क पर वाद लाया जाता है, लाया जाता है ग के बारे में। ग जो एक व्यक्ति है, इसके बारे में वाद लाया जाता है, क जो है वाद लाया जाता है ग के बारे में क ने ख से कपटपूर्वक, इस व्यक्ति ने ख से मतलब जिसके जो परिवादी हैं उसके बारे में कपटपूर्वक वैदेश किया है। ग की शोधन क्षमता मतलब उसकी सक्षमता, उसके सॉल्वेंट पर शोध क्षमता है जिससे उत्प्रेरित होकर ख ने
ग का जो दिवालिया था, ये क्या है, दिवालिया था। हाँ, दिवालिया था, भरोसा किया और हानि उठाई। यह तथ्य कि क ने ख को शोध क्षमता निर्दिष्ट किया था, तब ग को उसके पड़ोसी और उसके व्यवहार करने वाले व्यक्ति शोध क्षमता समझते थे। यह दर्शित करने के नाते क ने व्यपदेशन सद्भावनापूर्वक किया था, सुसंगत है। अब देखिए क्या है, ये जो है वाद लाता है, ख है, क के ऊपर वाद लाता है, ग की क्या है, व्यपदेशन क्षमता, मतलब इसकी सक्षमता और सॉल्वेंटी पर। ये जो क जो व्यक्ति है, इसको उत्प्रेरित करता है कि ये व्यक्ति जो है सक्षम है देने में, पैसा देने में, तो इस नाम से इसने क्या है, उसे होकर उसे जो भी है उसको दे दिया उधार जो है। तो इस व्यक्ति को, जो ख को, इससे हानि उठानी पड़ी। अब इस व्यक्ति को कैसे पता है कि इसकी सोच क्षमता के बारे में, तो इस व्यक्ति जो ग है, इसके पड़ोसी और जितने भी इसके व्यवहार करने वाले लोग हैं, इसको क्या समझते थे, सॉल्वेंट समझते थे। ये शोध क्षम में है, मतलब जो है वो सक्षम है देने में, पैसा देने में। तो क ने जो है इसे उत्प्रेरित किया। तो जो क है, इसको उत्प्रेरित करने का इसने सद्भावनावश किया कि उसके पड़ोसी लोग, उसके जितने भी जान पहचान के सब इसको सक्षम समझते, तो इसके बारे में वो यह नहीं जानकारी रखते थे कि वे दिवालिया है। तो ये जो क है क्या है, उसकी जो इससे जो बोला गया बात है कि ये सक्षम है देने में, तो ये क्या है, एक सद्भावनावश दिया है, इस नाम से ये सद्भावना है और उसका साक्ष्य दिया जा सकता है, सुसंगत है। अब जो आगे दृष्टांत दे रखा है, आशय के बारे में दे रखा है, झ में जो आशय दृष्टांत दे रखा है उसको आशय के बारे में दर्शित करता है, उसको हम लोग देखते हैं एक बार। दृष्टांत झ बताते हैं, क पर ख को मार डालने के आशय से उस पर असन मतलब क्या होता है, शूटिंग, असन करने का अभियोग है। क का आशय दर्शित करने के लिए यह तथ्य साबित किया जा सके, क ने पहले भी ख पर असन किया है। अब देखिए यहाँ आशय के जो दृष्टांत है, यहाँ ख को जो है मार डालने के आशय से उस पर शूटिंग किया, मतलब असन किया, शूटिंग किया, यह दर्शित करने के लिए है, यह क का आशय दर्शित करने के लिए यह तथ्य साबित किया जा सकता है। अब उसको आशय को दर्शित करेंगे कि उसने उसको मारने के आशय से किया है, तो इसने जो है क्या है, क ने ख को और अन्य अवसर में भी ऐसी शूटिंग किया था। तो क्या है, उसकी आशय दर्शित करने के लिए इसने अन्य अवसर में भी ऐसी उसने शूटिंग की है, तो उसके आशय को दर्शित करता है कि इस व्यक्ति को मारने का उसके पास आशय था, ख को मारने का क के पास आशय था। क्योंकि जब एक बार उसने शूटिंग किया ठीक है, लेकिन अन्य अवसर में भी इसने, और इससे भी पहले भी इसने इसके ऊपर असन या शूटिंग किया था, तो उसका जो आशय दर्शित होता है कि उसने इसको मार डालने के आशय से ही असन प्रयोग किया था, शूटिंग किया था। अब इसी में इया में देखते हैं दृष्टांत, क पर ख को धमकी भरे पत्र भेजने का आरोप है। इन पत्रों का आशय दर्शित करने के नाते क द्वारा ख को पहले भी धमकी भरे पत्र साबित किए जा सकेंगे। मतलब जो एक और है, इसमें जो है ख को धमकी भरे पत्र भेजा जाता है, लेकिन इसके जो है अन्य अवसर पर इससे पूर्व भी उसने धमकी भरे पत्र भेजे हुए थे। तो वो क्या है, अगर बार बार होता है तो उसका आशय दर्शित होता है कि उस व्यक्ति ने उसको धमकी भरे पत्र भेजे थे। अब जो है दृष्टांत देखते हैं उपेक्षा के संबंध में, दृष्टांत ध को हम लोग देखेंगे उपेक्षा के संबंध में। तो उसमें बताता है, क ऐसी उपेक्षा के लिए ख पर वाद लाता है, ख पर वाद लाता है जो ख ने उसे युक्तियुक्त रूप से अनुपयुक्त गाड़ी के भाड़े पर देने द्वारा की, जिससे क को क्षति हुई। यह तथ्य कि उस विशिष्ट गाड़ी त्रुटि की ओर अन्य अवसर पर ख का ध्यान आकृष्ट किया था, सुसंगत है। मतलब क्या है, यहाँ भी अन्य अवसर पर उसको त्रुटि के संबंध में उसका ध्यान आकृष्ट किया था, इस नाम से वो सुसंगत है। आगे धारा क्या कहते हैं उसको देखते हैं। यह तथ्य कि ख उन गाड़ियों के बारे में जिन्हें वह भाड़े पर देता था अभ्यासता उपेक्षावान था, विसंगत है। अब यहाँ से आपका दृष्टांत जो है दृष्टांत ढ जो है स्पष्टीकरण वर्ण के बारे में जो बताता है उसको बारे में देखिए ध्यान से। यहाँ जो स्पष्टीकरण है उसको हम लोग देखेंगे
देखेंगे जो दृष्टांत के आगे जो बताता है उसको हम लोग देखे हैं। यह तथ्य को ख उन गाड़ियों के बारे में जिन्हें वह भाड़े पर देता था अभ्यासता उपेक्षावान था विसंगत है। क्यों अभ्यासता उपेक्षा? क्योंकि उसकी साधारणता मन की साधारण दशा के बारे में नहीं अपितु उस क्या है उस विशिष्ट प्रश्न के बारे में ही अस्तित्व में है। मतलब वो साधारणता उपेक्षावान था, इसके बारे में आप साक्ष्य नहीं दे सकते। आप उसकी जो है उपेक्षावान के संबंध में साक्ष्य दे सकते हैं कि इसका वो उपेक्षावान रहा है, लेकिन वो साधारणता उपेक्षावान रहा है, वो हमेशा ऐसी उपेक्षा रहा है, इसके संबंध में आप साक्ष्य नहीं दे सकते हैं। जो दृष्टांत स्पष्टीकरण 1 बताता है, तो स्पष्टीकरण 1 को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको जो दृष्टांत रहे यहाँ से आप समझने का प्रयास करेंगे। जो तथ्य इस नाते सुसंगत हैं कि वह मन की दशा की अस्तित्व को दर्शित करता है, उससे यह दर्शित होना चाहिए कि मन की वह साधारण दशा नहीं, मन की साधारण दशा के बारे में नहीं अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में है। अब इसमें हम लोग एक दृष्टांत और देखते हैं, उसमें आप समझने के प्रयास करेंगे कि स्पष्टीकरण 1 को इसमें रेडा को पढ़ते हैं। का आशय साशय का जो है साशय असन द्वारा ख की मृत्यु करने के कारण हत्या करने के लिए विरचित किया जाता है। मतलब यहाँ क का जो है असन द्वारा ख की मृत्यु करने के कारण जो ख की मृत्यु करने के कारण क का जो विचारण चल रहा है। यह तथ्य कि क ने अन्य अवसर पर ख का असन किया था, शूटिंग किया था, क का ख पर असन करने का आशय दर्शित करने के नाते सुसंगत है। मतलब अन्य अवसर पर भी उसने शूटिंग किया था, इस नाम से वो सुसंगत है। लेकिन आगे जो धारा कहते हैं उसको अब देखेंगे। यह तथ्य कि क लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से असन करने का अभ्यासी था विसंगत है। क्यों अभ्यासी था? उसको जो है आशय को दर्शित करने के नाते तो वो सुसंगत है, लेकिन उसको आप बार बार शूटिंग करें तो उसको अभ्यस्तता के बारे में आप उसकी साक्ष्य नहीं दे सकते, उसकी मन की साधारण दशा के बारे में आप साक्ष्य नहीं दे सकते। क्या है, उसको सिर्फ विशिष्ट विषय के बारे में आपको साक्ष्य देना है। तो इसमें जो दृष्टांत रड़ा में जो है जो आगे लाइन बोला है वो इस जो स्पष्टीकरण को स्पष्ट करता है। देखिए इस धारा में बोला यह तथ्य कि क लोगों पर उसकी हत्या करने के आशय से असन करने का अभ्यासी था विसंगत है। ये क्या है, उसके आप हैबिचुअल के बारे में आप साक्ष्य नहीं दे सकते। यहाँ आप उसके आशय के बारे में साक्ष्य देने के लिए आपको मनाही नहीं है कि आप उसने अन्य अवसर पर भी उसने असन का प्रयोग किया था, शूटिंग किया था, तो उसके जो आशय है उसको मार डालने के लिए था, ये आप सुसंगत है, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आप उसके साधारण मन की दशा के बारे में आप उसको क्या है साक्ष्य नहीं दे सकते। यही जो है स्पष्टीकरण बताता है और ये जो दृष्टांत बताता है। अब आगे और इसी के संबंध में एक दृष्टांत है उसको भी देख लेते हैं। जो स्पष्टीकरण 1 का है उसका दृष्टांत है आगे उसी को देखते हैं। क का किसी अपराध के लिए विचारण चल रहा है। यहाँ क का जो है किसी अपराध के लिए विचारण चल रहा है। क का है कि इसका विचारण चल रहा है। यह तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे उस विशिष्ट अपराध करने का आशय उपदर्शित होता है सुसंगत है। विशिष्ट अपराध करने के आशय उसका क्या है उपदर्शित होता है सुसंगत है। यह तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे उस प्रकार के अपराध करने की उसकी साधारण प्रकृति उपदर्शित होती है विसंगत है। देखिए यहाँ भी वही उसकी साधारण प्रकृति के बारे में बताता है, तो उसको बारे में आप साक्ष्य देने से मनाही कर देंगे, क्योंकि आप किसी मन की साधारण दशा के बारे में आप साक्ष्य नहीं दे सकते, सिर्फ उसको विशिष्ट प्रश्न के बारे में ही आप साक्ष्य दे सकते हो। तो ये जो स्पष्टीकरण है वो बताता है कि ये धारा का कहाँ तक आप साक्ष्य दे सकते हो और कहाँ तक उसको साक्ष्य देने से मनाही किया गया है। आप क्या है जो साक्ष्य देते हो उसके मन और ज्ञान के आशय के बारे में, उसकी सद्भाव के आशय में साक्ष्य देना चाहते हो, तो वो क्या है उस विशिष्ट प्रश्न के बारे में ही क्या हो सुसंगत हो, उसकी साधारण दशा के बारे में आप साक्ष्य नहीं दे सकते। ये इसका स्पष्टीकरण बताता है। तो इस प्रकार हमने धारा 14 देखे हैं, मन की दशा तथा मन तथा शरीर की दशा तथा शारीरिक संवेदना के बारे में है। धन्यवाद। कीप वॉचिंग।